नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर भी जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है और व्यापक अर्थशास्त्र का परिभाषा बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, व्यापक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। प्रोफेसर गार्डनर एकले के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों में व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार से होता है। यह एक वन की प्रकृति का स्वतंत्र अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये होगा, मार्शल की परिभाषा, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तु का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती है। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कह रहा है कि जो मार्शल की परिभाषा है, मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तु क्या करता है, भौतिक और अभौतिक वस्तु का निश्चित वास्तविक उत्पादन करता है, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती है। इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि की विवेचना करना है। तो इस प्रश्न का आंसर ये होगा, आय गणना की यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय व्यय दोनों समान होते हैं। इस विधि के अनुसार देश के लोगों द्वारा किसी विशेष वर्ग में जो व्यय किया जाता है उसका योग कर आय की गणना की जाती है। यह व्यय उपभोग के साथ विनियोग पर किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा कि जो आय गणना होता है, आय गणना की यह विधि क्या करता है, इस मान्यता पर आधारित होता है कि राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय व्यय दोनों समान होते हैं। इस विधि के अनुसार देश के लोगों द्वारा किसी विशेष वर्ग में जो व्यय किया जाता है उसका योग जो होता है कर आय की गणना की जाती है। यह व्यय उपभोग के साथ विनियोग पर किया जाता है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट होती है तथा कुछ मशीनें पुरानी पड़ जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मशीनों की घिसावट और उनके प्रतिस्थापन पर जो व्यय होता है उसे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो शेष जो बचेगा उसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, क्योंकि उत्पादन की गणना चालू कीमतों के आधार पर की जाती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट होती है तथा कुछ मशीनें पुरानी पड़ जाने के कारण उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मशीनों के घिसावट और उनके प्रतिस्थापन पर जो व्यय होता है उससे स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। यदि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा उसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर कहेंगे, क्योंकि उत्पादन की गणना जो है कि चालू कीमतों के आधार पर की जाती है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, आय एवं उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, अर्थात आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता है बचत कहलाता है। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आय एवं उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, अर्थात आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता बचत कहलाता है। लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना चाहते हैं, इसे बचत प्रवृत्ति, बचत अनुसूची अथवा बचत प्रवृत्ति अनुसूची के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका छठा प्रश्न दिया हुआ है, गुणक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे आपको गुणक सिद्धांत की परिभाषा लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि प्रोफेसर किन्स के अनुसार गुणक उपभोग प्रवृत्ति के दिए हुए होने पर समस्त रोजगार एवं आय और निवेश के बीच ठीक ठीक संबंध स्थापित करता है। यह हमें बताता है कि जब निवेश में कोई वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश की गई वृद्धि की के गुना होगी। यानी कि कह रहा है कि जो गुणक सिद्धांत होता है
कीन्स के अनुसार गुणक जो होता है उपभोग प्रवृत्ति के दिए हुए होने पर समस्त रोजगार एवं आय और निवेश के बीच ठीक ठीक संबंध स्थापित करता है। यह हमें बताता है कि जब निवेश में कोई वृद्धि होगी, यानी कि जब निवेश होगा उसमें अगर कोई वृद्धि की जाएगी तो आय में भी वृद्धि होगी और वह निवेश की गई वृद्धि की के गुना होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्याज क्या है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ब्याज वह आय है जो पूंजी के मालिक को प्राप्त होती है। मिल के अनुसार ब्याज केवल उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। कीन्स के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो कि नकद रूप में रखने की इच्छा तथा उपलब्ध नकदी की मात्रा के मध्य संतुलन स्थापित करती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस वक्र है, यहाँ पे आपको आईएस वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो आईएस वक्र होता है, आईएस वक्र की स्थिति बचत और विनियोग वक्रों की स्थितियों पर निर्भर करती है। यदि इन दोनों वक्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो आईएस रेखा की स्थिति में परिवर्तन कर देगा। आईएस वक्र बचत में कमी होने से दाईं ओर सरक जाता है। एक या अधिक तत्व जो उपभोग में वृद्धि लाते हैं के कारण बचत में भी कमी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये नीति के उपकरण या उपाय सरकार राजकोषीय नीति के उपकरणों का प्रयोग करके प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी को दूर करने का प्रयास करती है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं, बजट, दूसरा है करारोपण, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और चौथा है सार्वजनिक व्यय। यानी कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे पूछ रहा है कि राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो राजकोषीय नीति होता है या जो उपकरण होता है, ये इसके लिए क्या करता है सरकार, कह रहा है कि राजकोषीय नीति के उपकरण उपाय, कह रहा है कि सरकार जो है राजकोषीय नीति के उपकरणों का प्रयोग करके प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी को दूर करने का प्रयास करती है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं, बजट, दूसरा है करारोपण, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और चौथा है सार्वजनिक व्यय। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एलएम वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि मुद्रा की मांग दी गई होने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से मुद्रा की पूर्ति दी होने पर मुद्रा की मांग में कमी से एलएम वक्र जो है दाईं ओर स्थानांतरण करता है। मुद्रा की मांग में कमी का अर्थ है प्रत्येक आय और ब्याज स्तर पर मांगी गई शेषों की मात्रा में कमी। मुद्रा शेषों की मांग में ऐसी कमी मुद्रा की पूर्ति करके मुद्रा की मांग से अधिक कर देती है। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरों को स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये कह रहा है कि जो मुद्रा की मांग होता है, मुद्रा की मांग दी गई होने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से, मुद्रा की पूर्ति दी होने पर मुद्रा की मांग में कमी से एलएम वक्र जो होता है दाईं ओर स्थानांतरण करता है, यानी कि दाईं ओर खिसकता है। और मुद्रा की मांग में कमी का अर्थ है प्रत्येक आय और ब्याज स्तर पर मांगी गई शेषों की मात्रा में कमी। मुद्रा शेषों की मांग ऐसी मुद्रा, यानी कि मुद्रा शेषों की जो मांग होता है, ऐसे में अगर कमी होता है तो मुद्रा की जो पूर्ति करके मुद्रा की मांग में अधिक कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार संतुलन क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, व्यापार संतुलन का अर्थ व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयातों और निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि व्यापार संतुलन आयातों और निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। किसी देश का व्यापार संतुलन या तो अनुकूल हो सकता है अथवा प्रतिकूल हो सकता है। जब एक देश के आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक होते हैं तो इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यापार संतुलन का मतलब ये होता है कि जब कोई देश निर्यात जो होता है कि ज़्यादा करता है और आयात कम करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अनुकूल व्यापार कहते हैं। और जब कोई देश निर्यात कम करता है, आयात ज़्यादा करता है, यानी कि खरीदता ज़्यादा है बेचता कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनियोग किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि विनियोग का अर्थ जब कोई व्यक्ति कंपनियों के अंशों, बांडों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करता है, यानी कि खरीदता है, तो उसे वित्तीय विनियोग कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के विनियोग से केवल स्वामित्व परिवर्तित हो जाता है, न कि रोजगार में वृद्धि होती है। जबकि प्रोफेसर किन्स ने वास्तविक विनियोग की व्याख्या की है कि जिससे
नए पूंजीगत वस्तु में वृद्धि, आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बराबर क्वेश्चन जो है विनियोग के बारे में था कि विनियोग क्या होता है। तो विनियोग क्या होता है, तो विनियोग जो होता है जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश को खरीदता है, बांड को खरीदता है, ऋण पत्रों को खरीदता है, तो उसे वित्तीय विनियोग कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विनियोग से केवल स्वामित्व परिवर्तित हो जाता है, न कि रोजगार में वृद्धि होता है। जबकि प्रोफेसर किन्स ने वास्तविक विनियोग की व्याख्या की है कि जिससे नए पूंजीगत वस्तु में वृद्धि हो, आय हो, रोजगार में वृद्धि हो, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम वास्तविक विनियोग कहेंगे। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए, जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।